इस बार जब नया संगठन का चुनाव हुआ, अध्यक्ष बदले गए, तो उन्हें जिला स्तर का पद तो छोड़िए, एक सदस्य के रूप में वहाँ पे जगह नहीं मिला। इसका सीधा संदेश आता है कि हमारे समाज का कोई अस्तित्व उनके निगाह में नहीं है, पार्टी को निगाह में नहीं है। लेकिन हम राजनीतिक संगठन के रूप में चाह रहे थे कि कोई हमारा प्रतिनिधि मिले ताकि महासभा में वगैरह में हमारी आवाज को उठाए, सदन में उठाए। शिवसेना के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने वादा किया कि तिवारी जी आप इस बार हमारे साथ कार्य कीजिए और निश्चित तौर पे आपके समाज के 2 लोगों को हम स्वीकृत नगर सेवक के रूप में स्थान दूंगा। नवी मुंबई और पनवेल महानगर पालिका के चुनाव खत्म हो चुके हैं और इसके साथ ही कोऑप यानी स्वीकृत नगर सेवकों के चुनाव की प्रक्रिया भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस पूरे चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा वादा सामने उभर कर आया था और वो था चुनाव में सहयोग के बदले हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय समाज को कम से कम 2 लोगों को कोऑप यानी स्वीकृत नगर सेवक बनाया जाएगा। वो भी प्रक्रिया अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और हकीकत जो है सबके सामने आ गई है कि बीजेपी हो या शिवसेना, दोनों ही पार्टियों ने किसी भी उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी समाज के व्यक्ति को कोई भी स्वीकृत नगर सेवक का पद नहीं दिया है। तो सवाल यह है कि क्या हिंदी भाषी समाज वाकई पार्टियों के लिए सिर्फ वोट बैंक है? क्या उनसे किए गए वादे सिर्फ छलावा हैं? आखिर किस पार्टी के ऊपर हिंदी भाषियों का विश्वास आगे कायम रहेगा? ये सवाल बेहद गंभीर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है थाने जिले के अध्यक्ष अजय कृष्ण तिवारी जी, जिन्होंने चुनाव के दौरान और टिकट बांटने के दौरान हिंदी भाषियों की उपेक्षा और उनको प्रतिनिधित्व दिए जाने के मुद्दे को लेकर पूरी गंभीरता के साथ सवाल उठाया था। इस वक्त स्वयं हमारे साथ हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब सारे चुनाव खत्म हो गए हैं तब हिंदी भाषी समाज क्या सोच रहा है। एक वादा किया गया था कि हिंदी भाषी समुदाय के लोगों को स्वीकृत नगर सेवक बनाया जाएगा। इस पूरे वादे को जब ये चुनाव प्रक्रिया खत्म हो चुकी है तो आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका जो प्रश्न है बिल्कुल जायज है और हमने बहुत दिनों से, हम 95 से मैं नई मुंबई में आया हूँ और यहाँ के राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, हमें भी इच्छा थी, हमारे समाज के लोगों की इच्छा थी कि हमें भी राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन एक जो जैसा आपने अभी बताया कि हम एक वोट बैंक हैं, तो रियल में एक हम वोट बैंक बन के ही रह गए हैं। जब संगठन का चुनाव चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो चूंकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारा संगठन बहुत बड़ा संगठन है, नई मुंबई में एक जाना माना स्थान रखता है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो संगठन में रहते हुए भी बहुत सारे लोग राजनीति में भी अपना कैरियर और अपने समाज के उत्थान के लिए जगह तलाश कर रहे थे। तो हमारे ही ग्रुप के एक मित्र जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर का पद दिया था पिछले, लेकिन इस बार जब नया संगठन का चुनाव हुआ, अध्यक्ष बदले गए, तो उन्हें जिला स्तर का पद तो छोड़िए, एक सदस्य के रूप में वहाँ पे जगह नहीं मिला। इसका सीधा संदेश आता है कि हमारे समाज का कोई अस्तित्व उनके निगाह में नहीं है, पार्टी को निगाह में नहीं है। तो हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी इस मुद्दे को उठाया, लोगों तक बातें पहुंचाई और बातें पहुंची भी, बड़े नेताओं के पास पहुंची भी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। विपक्ष की पार्टियां हम लोगों से भी संपर्क करना चाहिए कि उस मुद्दे का भुनाने की कोशिश किया, क्योंकि हमारा जनाधार आज भी, मैं सुधीर जी आपको बताना चाहता हूं कि एक सामाजिक रूप से हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है और हर लोग हमें चुनाव में पूछते हैं। हमसे शिवसेना के नेताओं ने भी संपर्क किया,
तो हमने उनको सिंगल एजेंडा रखा कि देखिए, अपनी आवाज उठाने के लिए हमारे पास सामाजिक संगठन तो हम तो उठा ही रहे हैं, लेकिन हम राजनीतिक संगठन के रूप में चाह रहे थे कि कोई हमारा प्रतिनिधि मिले ताकि महासभा में वगैरह में हमारी आवाज को उठाए, सदन में उठाए। तो शिवसेना के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने वादा किया और निश्चित तौर पे आपके समाज के 2 लोगों को हम स्वीकृत नगर सेवक के रूप में स्थान दूंगा। तो हमारे लिए नगर सेवक लड़के बनो या स्वीकृति बनो, हमें सिर्फ उस महासभा में जाना हमारा मकसद था और ताकि हम अपने लोगों की आवाज उठा सकूं। और उन्होंने वादा भी किया। हुआ क्या? नहीं हुआ। उन्होंने चुनाव खत्म हो गया, हम लोगों ने जी जान से जो हमें जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिली थी उसके बखूबी निभाया मैंने और उसका मैंने रिजल्ट भी दिया। रिजल्ट भी आया, लेकिन जब रिजल्ट का मतलब क्या आपने चुन के लोगों को दिया? हाँ, जो हमें जिम्मेदारी मिली थी, उनके जिस कैंडिडेट को चुन के लाने की जिम्मेदारी मिली, चुन के लाया। तो फिर जो वादा किया गया था कि आपको स्वीकृत नगर सेवक का पद दिया जाएगा, हिंदी भाषी समुदाय के 2 लोगों को दिया गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट जब सारी चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई तो हमने कई बार हम लोगों ने संपर्क किया नेताओं से, तो उनका ये कहना था कि चूंकि अपेक्षा के अनुरूप उनके पास सीटें नहीं आई, इसके लिए उन्होंने एक कारण दिखाया और बहुत सारे लोगों को मारामारी हो रहा है, तो हम आपको समिति में सदस्यता देंगे। बिल्कुल। हमारे संगठन के लोगों तक ये बात पहुंचाई तो हमारे संगठन के लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि क्वाप के नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे बीजेपी ने क्वाप का वादा किया था, नहीं दिया। उसने हिंदी भाषी समाज के एक व्यक्ति को परिवहन समिति का सदस्य बनाया। तो जब आपको शिवसेना की ओर से अगर परिवहन या दूसरा समिति का सदस्यता मिल रही थी तो आपको लेने में हर्ज क्या था? ठीक है, अगर उन्हें मिला तो मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जो जहां पे जिस लायक है, मेरा तो इच्छा है कि जिसको जो भी पद मिले उसे समाज के लिए काम करे। हमारी आवाज एक सदस्य के रूप में हम अपनी आवाज को नहीं उठा पाएंगे। हमारे पास बैनर पोस्टर लगाने के लिए मंच है, हमें नगर महापालिका के डायरी में फोटो छपाने के लिए हमें कोई शौक नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे मंच में इतने साधन है कि हम अपना वो काम कर भी रहे, आज भी कर रहे हैं। तो सर, मैं वापस फिर आपको बता रहा हूँ कि हम स्वीकृति नगर सेवक क्वाप में से नीचे का पद हमारे संगठन को मंजूर नहीं है। हमारा सदस्यता लेने से हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि हमारे समाज का जब कोई व्यक्ति एक नगर सेवक के रूप में, चाहे वो स्वीकृति नगर सेवक हो या चुन के गया हुआ नगर सेवक है, सदन में तभी तो आवाज उठा पाएगा जब वहां पे जाएगा, हमारी समाज के समस्याओं को वहां पे उठाने के लिए मौका मिले। इसीलिए हम समिति सदस्यता को ठुकरा रहा हूं, क्योंकि ये एक नाराजगी दूर करने के लिए, नाराज लोगों को खुश करने के लिए या उन्हें अपने और करीब लाने के लिए ये पद है। इसमें हमारे हिसाब से कोई बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है, इसके लिए हमने उसको ठुकराया। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति होगी सर कि हमारा एक हिंदी भाषी विकास महासंघ के रूप में एक प्लेटफॉर्म है। हम संगठन के रूप में और अधिक ऊर्जावान होके संगठन के लिए काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, सफलता मिलेगा सर। हम एक संगठन के रूप में नई मुंबई में अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी और तीव्र होगी। तो बीजेपी और शिवसेना ने जो ये किया है, क्या आप उसे मानते हैं कि ये हिंदी भाषी उत्तर भारतीय समाज के साथ विश्वासघात है? बिल्कुल विश्वासघात है सर। विश्वासघात। इसमें सभी पार्टियां राजनीतिक रूप से हिंदी भाषियों के लिए ना कोई चिंतित नहीं है। पहले आपने बीजेपी के लिए काम किया, उसके बाद शिवसेना के लिए आप लोगों ने खुलकर काम किया, लेकिन दोनों पार्टियों ने देखा है तो जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। हमारे समाज के साथ में वादा खिलाफी हुआ है, उसका खामियाजा किसी न किसी रूप में राजनीतिक पार्टियों को
उठाना पड़ेगा। कोई हमारा मकसद नहीं है कि किसी पार्टी का नुकसान पहुंचाना, ये करना। सब जहां है अच्छी तरह से रहे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 वर्ष में हमारे संगठन का रिजल्ट सबको दिखने लगेगा। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। अजय कृष्ण तिवारी जी, हिंदीभाषी विकास महासंघ थाने जिला के अध्यक्ष। जब भी राजनीतिक पार्टियां किसी समुदाय या समाज को वादा करती हैं कुछ देने का, और जब उस पर खरी नहीं उतरती हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह समाज इन पार्टियों को या वादा खिलाफी करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है, जागृत है? अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।